Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। तो हमने क्या है, चंबल नदी जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें वैसे मुख्य रूप से तीन है। कौन सी? चंबल, बनास और बाणगंगा। तो हमने चंबल नदी कंप्लीट कर ली थी पूरी डिटेल से, अच्छे से। और जितने भी फैक्ट लिखाए थे वो सारे याद रखने ज़रूरी है, क्योंकि बार बार एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। आज हम करेंगे बनास नदी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो जो बनास नदी का उद्गम होता है वो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। ये आपको याद रखना है कि खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, दो तीन बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। अगर आपको सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट सीईटी की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और टीचर लगा के यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे 1 महीने के अंदर क्रैश कोर्स। तो जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और रहने वाला है, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो। बनास का बहाव क्षेत्र कौन सा है, अब ये देखेंगे हम। और इसके अन्य नाम क्या है। संज्ञा या अन्य नाम लिख सकते हैं। इस चीज़ की संज्ञा दी गई है, मतलब इसको वन वन आशा, वन की आशा या विशिष्टि कहा गया है। या तो कहा गया वन आशा या वन की आशा या वशिष्टि। और इसके जो बहाव क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं, बहाव क्षेत्र वाले जिले, बहाव क्षेत्र वाले जिले, बहाव क्षेत्र वाले जिले। तो ये हो जाएंगे आपके, पहला राजसमंद जहाँ से निकलती है, राजसमंद से जाती है चित्तौड़गढ़। राजसमंद, राजसमंद से जाएगी चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ से जाएगी भीलवाड़ा में। कहाँ पे? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से जाएगी अजमेर में, अजमेर से जाएगी टोंक में, टोंक के बाद सवाई माधोपुर में ये नदी मिल जाती है चंबल में। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात है बार बार, ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहाँ से है, और राजस्थान में सबसे लंबी नदी चंबल है। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। ये लंबाई भी आपको याद होनी चाहिए कि इसकी लंबाई कितनी है। और इस पे विभिन्न प्रकार के बांध भी बने हुए हैं बनास नदी पे। ठीक है। तो बाव के जिले हो गए 6, मैक्सिमम उसमें भी 6 ही जिले थे, लोणी में भी, इसमें भी 6 जिले हैं। और विशेषताएं लिख लेते हैं इसकी थोड़ी सी। विशेषताएं, तो ये विशेषताएं मैं एक ही चीज़ दो बार इसलिए लिखूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बार बार। एक तो राजस्थान, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो वो बनास, यही जिसके बारे में अपने पढ़ रहे हैं। और कई बार ऐसे ये पूछ लेता है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतः
दोनों का मतलब एक ही है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ये भी कौन सी है, बनास ही है। और राजस्थान की एकमात्र नदी जो पूर्ण रूप से सर्पाकार रूप में बहती है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो पूर्ण रूप से सर्पाकार आकृति में बहती है, ठीक है, आकृति में बहती है। मतलब अगर इसका हम देखेंगे तो शेप है वो सर्प के समान आएगी। इसकी बहुत सारी सहायक नदी है, वो अपने ट्रिक से पढ़ेंगे। और इस पे बांध देख लेते हैं हम। बिसलपुर बांध बना हुआ है बनास नदी पर, टोंक जिले में, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो चौथा, बिसलपुर बांध, तो ये कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है बनास नदी पर, कौन से जिले में, टोंक जिले में। और एक त्रिवेणी संगम भी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट, बनास बेड़च व मेनाल का संगम। तो यहाँ पे एक बनास नदी पे त्रिवेणी संगम भी स्थित है, त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम कहाँ पे है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो ये किस किस का यहाँ पे त्रिवेणी संगम, कौन कौन सी नदियाँ हैं, बनास बेड़च और मैनाल का संगम। बनास बेड़च व मेनाल का संगम। तो इन तीन नदियों का संगम कहाँ पे है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम। एक आपको बनास नदी में भी देखने को मिलेगा। और इसके भाव के क्षेत्र हमने पढ़ लिए, बाढ़ लंबाई पढ़ ली हमने 480 किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियां हैं। और सवाई माधोपुर में मुरेल बांध मुरेल नदी पर बना हुआ है, ठीक है। हाँ, ये सहायक नदियों के बाद भी कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट है, वो पढ़ेंगे अपने दो तीन के बारे में। तो पहले अपने इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं कौन कौन सी है। और कई की बार क्या होता है कि ग्रीष्म काल में ये बनास नदी सूख भी जाती है। देख लेते हैं हम बनास की सहायक नदियाँ। तो बनास की सहायक नदियाँ, बनास की सहायक नदियाँ। तो इसके लिए जो कोड है, ट्रिक है, वो है आखा मामा को डाक से मत बांटो, ठीक है। थोड़ा सा टफ कोड है, लेकिन दो तीन बार पढ़ोगे ना तो आपको कोई भी कोड याद हो सकता है, या आप अपने खुद से भी कुछ कोड बना सकते हो। आखा मामा को डाक से मत बांटो, ठीक है। अब हम देखेंगे ये इसके पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कोड, यहाँ पे नदी का नाम, और यहाँ पे हो जाएगा नदी का उद्गम और कुछ
डिटेल अगर उसके बारे में हुई तो वो भी होता है। पहला है कोड आ से हो जाएगी आयड। ये बहुत बार पूछा जाता है कि आयड किसकी सहायक नदी है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है बहुत सारे, और छोटे से लेकर बड़े एग्जाम सब में पूछा जाता है। आयड है उसको बेडच भी कहते हैं, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है, गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। तो आयड की नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में, ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ पे? उदयपुर। इसके बाद आती है खा से हो जाएगी खारी नदी। तो कई बार हम खारी देख के ये इसे लूणी की सहायक नदी कर देते हैं, लेकिन ये बनास की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बिजरावल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। बिजरावल पहाड़ी राजसमंद से यह निकलती है। माँ से हो गई मानसी। और जो खारी नदी है उसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है, जो कि अजमेर के देवली के निकट मिल जाती है बनास में, ठीक है। वैसे अगर मुख्य रूप से देखें तो सहायक नदियाँ इसकी तीन ही हैं, बेड़च या आयड़, कोठारी या खारी। और वैसे और भी है। मानसी नदी किशनगढ़ पहाड़ी अजमेर से निकलती है। ये मानसी कर लेगा इसको। किशनगढ़ पहाड़ी मेर। आप बस इसे एक का याद रखना, आयड़ या बेड़च का उद्गम स्थान गोकुंदा की पहाड़ियाँ है। आखा मामा, फिर दोबारा आ गया माँ, इससे हो गया मोरेल। चैनपुरा जयपुर से निकलती है ये। कदूम चैनपुरा जयपुर। और को से हो गया कोठारी, ये निकलती है दिवेर की पहाड़ी राजसमंद। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से। और फिर आता है आखा मामा को डाक। डाक डाक से हो गया डाई। ये निकलती है नसीराबाद अजमेर। नसीराबाद अजमेर। कैसे हो गया काली सील। काली सील निकलती है स्पोट्रा करौली से। मत मत से हो गया मैनाग। ये निकलेगी भीलवाड़ा से। और यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी पड़ा था हमने। भाट्टो से होगी बांडी। ये अजमेर से निकलती है। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियाँ कौन सी होगी? आका मामा को डाक से मत बाटो, आयड़ बेड़च, खारी मानसी मोरेल कोठारी डाई कालीसील मैनान और बांडी। नेक्स्ट हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जो मोरेल नदी है, कौन सी मोरेल? तो वैसे उसका उद्गम स्थल जयपुर है, लेकिन उसमें मोरेल नदी पे एक बांध बना हुआ है, उसका नाम याद रखना, मोरेल बांध ही है बस, लेकिन वो बना सवाई माधोपुर में। सवाई
माधोपुर में मोरेल नदी मोरेल नदी पर मोरेल बांध बना है। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है, ये आपको याद रखना है बस। अब आयड को कब तक आयड कहते हैं, फिर कब उसको बेड़च कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। आयड को जो उदय सागर झील है, झील के पहले तो उसे कहते हैं आयड, व उसके बाद उसे बोलते हैं बेड़च। तो आयर और बेड़च एक ही है, ये आपको पता होना चाहिए। बेड़च कहते हैं। और आयड और बेड़च नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, आयड या बेड़च जो है, बेड़च पर बांध। तो यहाँ पे एक गोसुंडा बांध बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा या गोसुंडी बांध, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। अब कई बार शहर या जिले पूछ लेता है जो बनास नदी के तट पे है, तो शहर जिले जो नदियों के किनारे स्थित है बन, ठीक है, ये हम बाद में करेंगे, पहले एक डायग्राम कर लेते हैं। तो यहाँ से हुआ बनास नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी, राजसमंद। गोगुंदा की पहाड़ी, राजसमंद। और ये आयड या बेड़च नदी है, तो गोगुंदा की पहाड़ी यहाँ से उदयपुर से निकली है। ये है, यहाँ पे शुरू में होती है बेड़च या आयड, और यहाँ पे आयड सभ्यता भी स्थापित है। और इधर जो बनास नदी है मुख्य रूप से खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। खमनोर पहाड़ी, राजसमंद, ये मिल जाती है यहाँ पे आड़च है बेड़ में, बेड़च में, ठीक है। अभी हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। और इससे पहले एक नदी और मिलती है इसमें, जो एमपी से आती है, ये जावद या जावर पहाड़ी, एमपी। एमपी से निकलती है और हरीस नदी का नाम है गंभीर।
और निम्बोहेड़ा चित्तौड़गढ़ के पास राजस्थान में प्रवेश है इसका। राजस्थान में प्रवेश कहाँ पे है? निम्बोहेड़ा चित्तौड़गढ़। और जहाँ पे ये मिलती है कमनौर की पहाड़ी से बेड़ाचायड़ और बनास। ये बनास है। तो ये मैनाल नदी है जो भीलवाड़ा से निकलती है। भीलवाड़ा से निकलती है और मिलती कहाँ पे है ये? र- आयड़, बनास और मैनाल, इनका त्रिवेणी संगम होता है बिगोद भीलवाड़ा में। बिगोद भीलवाड़ा। फिर यहाँ से जो कोठारी नदी है वो मिलती है बनास में। कोठारी नदी। कोठारी नदी पर एक बांध है। वो हम कई बार ऐसे कर देते हैं कि मेज बांध कौन से नदी पे है, तो मेज पे, लेकिन ये मेज यहाँ पे जो बांध बना हुआ है ये कोठारी नदी पे है, ये आपको याद रखना है। और कोठारी नदी पर बागोर सभ्यता है जो हमने कला संस्कृति में पढ़ी है। तो बागोर सभ्यता कहाँ पे है? कोठारी नदी पे। बागोर सभ्यता कोठारी नदी पर है। और जो ये कोठारी नदी है बनास में भीलवाड़ा के पास मिलती है नंदराम में। और इसके बाद और अब और जो देख लेते हैं यहाँ पे दो नदियाँ मिलकर जो मानसी यहाँ से निकलती है किशनगढ़ पहाड़ी से, अजमेर से। और बिजरावल की पहाड़ी राजसमंद से निकलने वाली नदी शाहपुरा भीलवाड़ा में मिलती है। ठीक है। पहले पहले यहाँ पे मिलेगी शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा। उसके बाद ये मिल जाती है बनास में। किशनगढ़ की पहाड़ी और बिजरावल। इसके बाद अचरोल व चैनपुरा से जो नदियाँ निकलती है वो मोरेल, चैनपुरा से मोरेल निकलती है, वो लालसोट दौसा में मिलती है और उसके बाद वो बनास में मिल जाती है। यहाँ से जो दो नदियाँ मिलके ये मोरेल है जो कि चैनपुरा से निकली है। फिर यहाँ से अचरोल से एक नदी निकलती है, अचरोल। और अंत में क्या है कि सवाई माधोपुर में रामेश्वरम। थोड़ा सा डायग्राम में दिक्कत आ गई, जगह कम थी। सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है ये बनास नदी। ठीक है। तो ये थी इसकी सहायक नदियाँ। मुख्य रूप से इसकी सहायक नदियाँ वैसे देखी जाए तो तीन ही हैं, लेकिन आपको सारी पता होनी चाहिए, कई बार पूछ लेता है।
तो अब शहर जिले जो नदियों के किनारे स्थित है वो देखेंगे। शहर जिले जो नदियों के किनारे स्थित है। तो बनास नदी पर कौन से जिले हैं या शहर है बनास नदी पर? तो बनास नदी पर है नाटक मत करो, ऐसे याद रखना आपको। तो जो कोड है वो है नाटक मत करो। तो ना से हो जाएगा नाथ द्वारा, पूछा जाता है एग्जाम में कि नाथ द्वारा कौन सी नदी पे है। टक से हो जाएगा टोंक। मत से सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। तो तीन ही है यहाँ पे, बस करो साइलेंट रहेगा। इसके बाद चंबल नदी पर शहर या जिले? चंबल नदी पर शहर या चंबल नदी, चंबल नदी पर स्थित कौन कौन से है? रावत का केक, रावत का केक। तो रावत से हो गया रावत बाटा, रावत बाटा। का से कोटा तो हो ही गया, कोटा तो चंबल नदी पे ही डिपेंड है पूरा। और केक से हो गया केशव पाटन, बूंदी में ये केशव राय पाटन। ठीक है। और खारी नदी पर कौन कौन से हैं जिले? आज विजय के गुलाल लगाओ। खारी नदी पर स्थित कौन से जिले हैं? खारी नदी पर, खारी नदी पर आ जाएगा आज विजय के गुलाल लगाओ। ठीक है, ये कोड है। आज से हो जाएगा आसिंद, आसिंद भीलवाड़ा में है। ठीक है, आसिंद नामक शहर। और विजय से हो जाएगा विजयनगर, ये साइलेंट रहेगा। गुलाल से गुलाबपुर, गुलाल से हो जाएगा गुलाबपुर, लगाओ साइलेंट रहेगा। जवाई नदी पर है सुमेरपुर व शिवगंज। जवाई नदी पर कौन से है? सुमेरपुर व शिवगंज। और लूणी नदी पर बालोतरा, ये बहुत बार पूछा जाता है। लूणी नदी पर बालोतरा किस नदी पर, ऐसे पूछा जाता है। बालोतरा बेड़च पर चित्तौड़गढ़, बेड़च ऐड पड़ी थी ना अपने, वो है चित्तौड़गढ़। बाड़ी नदी पाली, बांडी। और काली सिंध झालावाड़। तो झालावाड़ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध। ये भी पूछा जाता है, एक ये बालोतरा और झालावाड़ वाला तो पूछा जाता है। झालावाड़। तो हमारा क्या है कि बाणगंगा हमने पहले पढ़ी ली थी, तो वो आपको इसके अंदर ही रखनी है साथ में। अब ये मन फैक्ट भी देख लेते हैं और ज़्यादा, जो राजस्थान की नदियों के बारे में इम्पोर्टेंट है। तो वो है राजस्थान फैक्ट अबाउट रिवर। ठीक है।
जो कुल जितनी सारी हमने नदियाँ अपने प्रवाह की पड़ी है, तो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं। फैक्ट फैक्ट्स अबाउट रिवर। ठीक है। फैक्ट में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। ये बहुत और पूछा जाता है, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी, तो लूणी। ठीक है। और सर्वाधिक नदियां राजस्थान के कौन से जिले से होकर निकलती है। दूसरे नंबर का जो फैक्ट है कि सर्वाधिक नदियां राजस्थान के कौन से जिले या जिलों से होकर निकलती है। तो इसमें दो जिले आएंगे। कौन से? चित्तौड़गढ़, उदयपुर। सबसे कम नदियां कौन से जिलों से होकर निकलती है। जैसलमेर और अलवर। सबसे कम में चूरू बीकानेर मत कर देना, उनमें तो है ही नहीं। तो सबसे कम का मतलब है एक आधी नदी तो निकलती निकलती है। सबसे कम नदियां कौन से जिले से होकर निकलती है। तो इसमें आ जाएगा आपके जैसलमेर, अलवर। एक एक है यहाँ पे। अब पूछा जाए कि सर्वाधिक नदियां किस संभाग से निकलती है, तो कोटा। सर्वाधिक नदियां किस संभाग से निकलती है। तो आपका आंसर होगा कोटा। और न्यूनतम नदियां किस संभाग से निकलती है, बीकानेर से। न्यूनतम नदियां किस संभाग से निकलती है। तो आपका आंसर होगा बीकानेर। इस जिले में कोई नदी नहीं है, बीकानेर व चूरू। इस जिले में कोई भी एक भी नदी नहीं है। तो ऐसे दो जिले हैं 33 जिलों में से, उनका नाम है बीकानेर व चूरू। एक ऐसा संभाग है जिसका संबंध बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की नदियों से है। बंगाल की खाड़ी की नदियां व अरब सागर की नदियों से है, वो उदयपुर संभाग। तो इस संभाग का संबंध बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की नदियों से है। तो उसका आंसर होगा उदयपुर संभाग, दोनों तरफ से मतलब। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी चंबल माई या साबरमती मानी जाती है। ठीक है। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी, वर्ष भर बहने वाली नदी, तो चंबल, माई व साबरमती। और खंबात की खाड़ी में साबरमती गिरती है नदी। ठीक है। खंबात की खाड़ी में, बाकी तो कच्छ के रन तक जाती है। तो खंबात की
खाड़ी में गिरने वाली नदी, वो हो जाएगी साबरमती। ठीक है। और राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी है कांतली। राजस्थान में अब सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली, अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है? कांतली सीकर में। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए आपको। राजस्थान की सबसे छोटी अंतः प्रवाह वाली जो जैसलमेर में है, मसूरदी या कांकने। ठीक है, तो राजस्थान में ये भी लिख लो, वैसे हमने पढ़ लिया था ये। सबसे सबसे छोटी अंतः प्रवाह वाली नदी मसूरदी या काकने, ये जैसलमेर में है। ठीक है। संसार की एकमात्र एक ऐसी नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए, वो चंबल है। पूरे वर्ल्ड की है, देखो। संसार की एकमात्र ऐसी नदी जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने, वो है चंबल नदी। ठीक है, वैसे इस पे 4 है, वो आपको क्रम भी याद होना चाहिए। गांधी राणा जवाहर कोटा, गांधी राणा जवाहर कोटा। और दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, वो है चंबल और माही दोनों। बल्कि माही क्या है कि बाद में दक्षिण से उत्तर के बाद पश्चिम भी जाती है, और पश्चिम के बाद वापस दक्षिण में आती है। अब हम और चीज़ें भी देख लेते हैं, इसमें बहुत कुछ है अभी। और जो बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र है, उसके अंदर कुल 17 जिले आते हैं, मुख्य रूप से 12 व कुल 17 जिले। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाले जिले, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाले जिले, तो इनमें हम 2 में डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो मुख्य जिले, और फिर हो जाएगा यहाँ पे कुल जिले। इनकी बस संख्या याद रख लेना, बाकी मैं आपको बता भी दूंगा। कुल जिले तो 17 और मुख्य जिले हैं 12। तो 12 जिले कौन कौन से हैं? धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ जो हड़ौती एरिया, कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़, टोंक, दौसा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद, ये 12 जिले हैं। इसके अलावा भरतपुर, जयपुर, अजमेर ये भी आते हैं। मुख्य रूप से जो जिले हैं वो 12 हैं, बंगाल की खाड़ी के स्वतंत्र के अंतर्गत आने। ठीक है। अब अपवा क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा है, अपने को पता ही है। तो इनका अपवा, कुल अपवा का एक बार और देख लेते हैं कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आंतरिक अपवाह प्रणाली, या इसे अंतः भी बोल देंगे, अंतः प्रवाह। तो ये कुल प्रवाह का, राजस्थान में कुल प्रवाह का 60.2% है। अब आता है अरब सागर का अपवाह प्रणाली। ये है कुल अपवाह का 17.1%। और तीसरा है बंगाल की खाड़ी की अपवाह प्रणाली।
ये कुल अपवाह का है 22.4%। तो ये बहुत सारी मुख्य बातें थी जो इनसे बार बार क्वेश्चन भी, और जलप्रपात भी पढ़ेंगे अभी हम, वो पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, अलग से में नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने झीलें बांध ये करेंगे सारे, और जलप्रपात भी बहुत सारे हैं, त्रिवेणी संगम है। और जल ग्रहण की दृष्टि से प्रतिशत और देख लेते हैं इनका एक बार। तो ये सब डाटा एक जगह हो जाएगा तो क्या रहेगा लास्ट में। जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान की प्रमुख टॉप 3 याद रखनी है बस अपने को, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख नदी प्रणालियाँ और उनका जल ग्रहण क्षेत्र। तो ये हो जाएगी यहाँ पे नदी प्रणाली। तो टॉप 3 बताऊंगा सिर्फ मैं आपको, है यहाँ पे जल ग्रहण क्षेत्र। आपको सिर्फ वो परसेंटेज वाली वैल्यू याद रखनी है, ये वर्ग किलोमीटर में है। वर्ग किलोमीटर में। और कुल जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत, जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत। तो पहली है बनास का सबसे ज़्यादा है 46,570 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 27.48% है। फिर दूसरा आता है लूणी, इसका है 34,250 वर्ग किलोमीटर। ये कुल ग्रहण क्षेत्र का 20-21 है, ठीक है। 20.21, 20-21 याद रह जाएगा कंटिन्यू। तीसरी वैल्यू भी ऐसी है 17-18। और तीसरी नंबर पे आती है चंबल, फिर आती है माही। चंबल का है 29,110, तो इसका हो जाएगा 17.18%। उसके बाद आप माही का एक और याद रख लो, वैसे कई बार डायरेक्ट पूछ लो क्योंकि माही इंपॉर्टेंट नदी है। चौथी होगी माही। माही का है 16,030 वर्ग किलोमीटर, यानी कुल अपवाह का 9.46%। के बाद बाणगंगा या गंभीरी आती है, और सबसे कम जो है वो दोहन नदी का है, सबसे कम, और लिख लेते हैं यहाँ पे। तो नंबर वन बताओ। सबसे कम अपवाह क्षेत्र वो है दोहन नदी का। कौन सी? दोहन नदी, 0.83%। ये आपको बात पता होनी चाहिए। त्रिवेणी संगम हमने पढ़े थे, एक बार और देख लेते हैं एक साथ जितने भी कितने हैं त्रिवेणी संगम सारे, क्योंकि सारा डाटा एक जगह होगा तो अच्छे से याद रहेगा। त्रिवेणी संगम, तो बेणेश्वर धाम में है पहला, और बेणेश्वर धाम कहाँ पे है? डूंगरपुर में। और यहाँ पे कौन सी नदियाँ मिलती है? सोम माई जाखम, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न। ये आपको मैचिंग में भी दे सकते हैं, 4 मतलब त्रिवेणी संगम दे सकते हैं अलग अलग। तो सोम, माही,
जाखम, इसको आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे भी बना सकते हो। और फिर आता है रामेश्वर धाम। रामेश्वर धाम ये है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। तो यहाँ पे है चंबल, बनास और सीप नदी का। चंबल के साथ अपने को पता है बनास तो मिलती है यहाँ पे सवाई माधोपुर में, रामेश्वर में, और उसके साथ सीप और मिलती है। और तीसरा है बिगोद भीलवाड़ा में। बिगोद त्रिवेणी संगम है भीलवाड़ा में। ये हमने जस्ट अभी पढ़ा था। बनास के साथ मिलती है बेड़च और आयड़, ये हमें याद है। बस अपने को मैनलाल को मिलाना है साथ में। ठीक है, लिख देता हूँ थोड़ा। अपने को मिलाना है बेनास बेड़च का अपने को पता है, मैनलाल को मिलाना है। चौथा है बिसलपुर। ये टोंक में है बिसलपुर, और यहाँ पे बांध भी है बिसलपुर टोंक में। यहाँ बनास, खारी और डाइक, बनास, खारी और डाइक नदी मिलती है। फिर आता है देवधाम टोंक। देवधाम ये भी है टोंक में। यहाँ पे बनास तो मिलती है, उसके साथ बांडी और मानसी और मिलती है। बांडी, मानसी व बनास, ये बीएमबी। जल ग्रहण हमने पढ़ ही लिया। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिले जिनकी सीमा नदियों द्वारा बनाई जाती है। पहले तो नदियों के किनारे स्थित है, हमने ये चीज़ देखी थी, तो वो इससे थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, जो हमने पहले चीज़ देखी थी वो थी जिलों के किनारे स्थित है। अब सीमा कौन से जिलों की कौन सी नदी बनाती है ये देखेंगे हम। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे कि जिले जिनकी सीमा नदियों के द्वारा बनाई जाती है। जिनकी सीमा नदियों के द्वारा बनाई जाती है। उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। वैसे पूछा जाएगा कि उदयपुर या सिर्फ डूंगरपुर भी देख सकते हैं, तो इनकी सीमा बनाती है सोम नदी। डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा कौन सी बनाती है? मतलब इन दोनों राज्यों को की सीमा निर्धारण होता है माही नदी। और कोटा झालावाड़ की सीमा बनाती है काली सिंध और आहू। मतलब इसका सीमा निर्धारण का मतलब है कि डिफरेंस करती है कि ये कोटा इस साइड और इस साइड झालावाड़ है। कोटा झालावाड़ की बनाती है काली सिंध व आहू। और झालावाड़ बारह की बनाती है काली सिंध। झालावाड़ है 12 काली सिंध। और इन पे कुछ प्रमुख जलप्रपात भी स्थित है, वो भी इसके अंदर देख लेते हैं। जलप्रपात, नदियों पर स्थित जलप्रपात मुख्य। ये जो जलप्रपात है वे याद रखने में बहुत आसान रहेंगे, क्योंकि इनके जो शब्द हैं वो एकदम मैच कर रहे हैं एक आधे को छोड़ के। जलप्रपात का नाम, नदी और किस जिले में। तो सबसे पहला है सूलिया।
जैसे चूलिया, जैसे चंबल नदी पे, लेकिन है कहाँ पे? जैसे चित्तौड़गढ़ में ही। तो तीनों का इसका तो मैच हो गया। चूलिया, चंबल, चित्तौड़गढ़ पे। फिर दूसरा आता है भीमलत। भीमलत है मांगली नदी पे, ये थोड़ा अलग है, और ये पड़ जाता है बूंदी में। तो थोड़ा अपने ऐसे याद रख सकते हैं, इस पे सब पे ई की मात्रा लग रही है, जैसे भीमलत में भी में ई की, मांगली में ई की, और बूंदी में। फिर आता है लवकुश। लवकुश है जाखम नदी पे, ये है प्रतापगढ़ में। फिर आता है मैनाल। मैनाल, मैनाल पे ही है। बस मैनाल का ये ध्यान रखना कि ये है, ये भीलवाड़ा में। मैनाल कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। उसके बाद आता है बेरीनाग जलप्रपात भी बोलते हैं इसे, और इसे बाण गंगा भी बोलते हैं, या इसे अरना झरना भी बोलते हैं। तो ये झरना नदी पे है, जोधपुर में। फिर आता है धीर जलप्रपात। धीर है का कुंड नदी पे, कहाँ पे? भरतपुर में। दमोह है, दमोह है धौलपुर। और दमोह जलप्रपात कहाँ पे है? दमोह नदी पर है, उदय से धौलपुर में है। तो ये प्रमुख जलप्रपात थे। और एंड हम जो इसके आगे के 5 झीलों के टॉपिक है वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।